वीर का दिल ये सब मानने को तैयार नहीं था। उसे एहसास था इस बात का कि शायद भले ही वो उससे प्यार न करती हो, पर यूं उसके इजहार के बाद बीच मझधार में बिना कोई जवाब दिए वो कहीं नहीं जाएगी। तो फिर कहाँ कहाँ चली गई थी वो? साहिल एक बार फिर बोला, बंद कर दे अपनी जिंदगी बर्बाद करना वीर। कुछ हासिल नहीं होगा तुझे इन सब से। इन दिनों तूने जमीन आसमान एक कर दिया उसे ढूंढने के लिए, पर नहीं मिली वो तुझे और ना मिलेगी। और मुझे मुझे तो लगता है उसे कोई और मिल गया होगा, इसलिए तुझसे अपना पीछा छुड़ा लिया। अच्छे से जानता हूँ ऐसी लड़कियों की फितरत में। और इससे आगे वो एक भी शब्द कह पाता कि तभी वी ने खींचकर उसका कॉलर पकड़ा और चीख पड़ा, खबरदार। उसके टूट चुके शरीर में अचानक से क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा था, जिसे देख कुछ पल को साहिल भी अवाक था। तभी वीर के शब्द उसके कानों में पड़े, खबरदार, जो एक लफ्ज भी उसके खिलाफ निकाला। वीर की आंखें इस समय लाल थी। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में सोती हुई लड़की अचानक से खौफ के मारे चीखती हुई उठ बैठी। नहीं, उसकी चीख में दर्द था, घुटन थी और ना जाने कितनी तड़प थी। और उस नासूर दर्द को उसका पसीने से लथपथ चेहरा बखूबी बयान कर रहा था। कुछ पल बाद वो उठी और वॉशरूम में जाकर पानी हाथ में भर अपने मुंह पर मारा, जिसके बाद उसने सामने लगे शीशे में अपना चेहरा देखा। ये मधु थी। मधु, बीते कुछ दिनों में जिसकी जिंदगी पलट चुकी थी। कैसे? इसका सटीक जवाब तो आज तक खुद उसे नहीं मिल पाया। कुछ दिनों पहले जिस मधु का चेहरा खिला खिला रहता था, आज उसी चेहरे पर ना जाने कैसी मायूसी छाई थी। आंखों में खालीपन था और मुस्कुराना शायद भूल चुकी थी वो। थोड़े समय बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकली और रसोई में जाकर अपने लिए बेहद स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना ली, जो हद से ज़्यादा कड़वी थी, जिससे शायद एक ज़माने में उसे नफरत हुआ करती थी। खैर, कॉफ़ी लेकर वो वापस अपने कमरे में आई और दीवार से सटके रखी टेबल पर फैला सामान देखा। उसने अपनी कॉफ़ी की एक सिप लेकर उसे वहीं टेबल के किनारे पर रख दिया और फिर टेबल पर रखे अखबार की कटिंग को उठाकर देखने लगी। अब उसकी सूरत के भाव बदल चुके थे। आंखों में दर्द नहीं बल्कि नफरत हावी हो गई थी। जबड़े इस कदर कसने लगे थे मानो तबाही ले आएगी। रात का वक्त कोलकाता की किसी खाली सड़क पर एक महंगी गाड़ी तेजी से दौड़े जा रही थी। गाड़ी के अंदर जोरों से गाने बज रहे थे, जिससे ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का पूरे मूड में था और बेहद नशे में भी। और देखा ही देखी में उसकी गाड़ी आगे चलकर न जाने किस चीज से टकरा गई। उसे जरा झटका लगा, पर यह झटका उतना भी बड़ा नहीं था। वो लड़का गाड़ी से बाहर निकला और नशे में लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़कर देखा तो वहां उस सुनसान सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। वो आगे कुछ भी हरकत करता कि तभी पीछे से अचानक से एक नुकीली चीज उसके गले पर आ चुभी। पल भर में उसकी पैंट गीली होने की कगार पर थी और दारू का नशा तो मानो गायब ही हो गया। चुपचाप गाड़ी में बैठ, वरना वक्त नहीं लगेगा मुझे तेरा सर धड़ से अलग करने में, उसने कहा, जिसे सुन मयूर की फटके चार हो गई और वो बिना कोई हरकत किए गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। तभी उस शख्स ने मयूर के हाथ बांध डाले। मयूर ने उसे देखा तो ऊपर से नीचे तक काले रंग के ढीले ढाले कपड़े थे और चेहरे पर मास्क, जिससे उसकी पहचान करना नामुमकिन सा था। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मयूर ने लड़खड़ाती आवाज के साथ पूछा। इसका जवाब बहुत जल्द तुझे मिल जाएगा, कहकर उसने मजबूती से मयूर के हाथ बांध दिए और गाड़ी से बाहर निकलकर वो घूमकर मयूर की तरफ पहुंचा और खिड़की से अंदर हाथ डालकर गाड़ी को 160 की रफ्तार पर लगा दिया और गाड़ी चला दी। मयूर की ये देख जान हलक में अटक गई। वो चिल्लाने लगा, ये क्या कर रही हो? खोले मेरे हाथ, छोड़ो मुझे। वो चीखता रह गया, मगर तब तक गाड़ी आगे बढ़ गई और उसका स्टीयरिंग तिरछा घुमा दिया गया था, जिस वजह से कुछ ही दूरी पर वो गाड़ी धमकी आवाज के साथ एक पेड़ से जा टकराई और अब उस गाड़ी के साथ साथ अंदर बैठे मयूर के भी छींतड़े उड़ गए। पल भर में ये क्या हो गया उसे समझने तक का मौका नहीं मिला। वहीं अब वो शख्स गाड़ी के करीब आया और बामुश्किल गाड़ी के अंदर आखिरी सांसें गिन रहे मयूर के हाथ खोल दिए। हाँ, अब लग रहा था कि यह एक्सीडेंट है, जो कि नशे में हुआ। मयूर मारा जा चुका था बेरहमी से। पीछे से उस मरी टूटी गाड़ी को देख उस शख्स ने धीरे से अपने चेहरे से मास्क हटाया तो नज़ारा दंग कर देने वाला था, क्योंकि उस नकाब के पीछे छिपा चेहरा एक लड़की का था, जो बेहद नफरत लिए मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह अखबार में खबर छप चुकी थी,
जाने माने उद्योगपति श्रीकांत मुखर्जी के बेटे की हुई कार दुर्घटना में मौत। वजह सामने आई तो पता चला बेहद नशे में होने के कारण वह गाड़ी बेहद रफ्तार से चला रहा था, जिस वजह से गाड़ी अपना बैलेंस खो गई और जा टकराई एक पेड़ से। कुछ हफ्ते बीते ही थे कि अचानक से एक सुबह फिर अखबार में खबर निकली कि मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट विक्रम साहे के बेटे विवेक साहे ने 25 मंजिला ऊंची इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। पोस्टमार्टम में पता चला कि शरीर में ड्रग्स का डोज हद से ज़्यादा था, जो दिमाग पर हावी हो गया। उसके परिवार वाले को यकीन भी हो गया इस बात का, क्योंकि वाकई वो भारी मात्रा में ड्रग्स का सेवन किया करता था। उन दोनों की मौत को हर कोई बुरा सामान बैठा था, सिवाय एक शख्स के, रक्षित ठाकुर। उसके बेहद खास दोस्त थे दोनों, और अब दोनों ही मारे जा चुके थे। और ये वही दोनों थे जिनके साथ मिलकर उसने इतना बड़ा गुनाह अंजाम दिया था। इस वक्त वो अपने कमरे में बैठा हाथ में अखबार लिए था, जिसमें विवेक की मौत की खबर थी। उसका शरीर ढीला पड़ने लगा था ये सब देखकर। ना जाने क्यों, पर रह रहकर उसके मन में उल्टे सीधे ख्यालात दस्तक दे रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं उसके साथ भी ये सब नहीं। वाट नॉनसेंस, ये क्या सोच रहा हूँ मैं। वो दोनों एक्सीडेंटली मारे गए हैं तो फिर मैं क्यों हेडेक लूँ। बामुश्किल उसने खुद को समझाया, पर दिल अभी भी अजीब तरह को डर को बिठाए बैठा था। वैसे भी मेघना वाले हादसे के बाद वो चैन से कोलकाता नहीं रह पाया, और अब तो उसके दोस्तों का भी इतना बुरा हश्र हो चुका था। इसलिए जाहिर है कि अब उसके मन में खौफ दस्तक दे चुका था। और ये बात भी ऐसी थी जिसे वो खुलकर किसी से कह नहीं पाया। और आखिरकार वो एक फैसले पर पहुंचा। वही रात के किसी पहर में एक लड़की टेबल पर बिखरे सामानों में से एक तस्वीर उठाती है, जिसे देख उसकी आंखों में अंगारे देख रहे थे। तैयार रहना रक्षित ठाकुर, तेरी सांसें छीनने के लिए मैंने सबसे बेहतरीन इंतजाम किए हैं, कहकर वो लड़की उस तस्वीर पर लाल रंग के मार्कर से क्रॉस का निशान लगा देती है और घृणा के साथ मुस्कुरा देती है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मधु थी। एक कमरे में इस समय लगातार कोई ना कोई सामान टूटने की आवाज़ आ रही थी, और अगले ही समय में वहां रखा बड़ा सा शीशा भी टूटकर चकनाचूर हो गया। और यह मंजर फैलाने वाली कोई और नहीं बल्कि मधु थी, जो इस वक्त हद से ज़्यादा गुस्से में थी। उसने वहीं रखा एक वॉच उठाकर जोर से ज़मीन पर दे मारा। नहीं, तू इतनी आसानी से बच नहीं पाएगा रक्षित ठाकुर, फिर चाहे इस दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना छिप जाए। पर तेरी मौत तो निश्चित है, वो भी मेरे ही हाथों से। वो गुस्से में बौखलाते हुए चिल्लाए जा रही थी, क्योंकि उसकी लाख कोशिशों के बावजूद वो रक्षित को मारने में नाकामयाब थी। और अब हद हो गई थी, क्योंकि किसी वजह से वो बिहार जाने वाला था, जहाँ उसकी बेधड़क बपौती चलती है। और ये बात जानकर मधु का दिमाग गर्म हो चुका था। वो जानती थी कि रक्षित को मारने का यहाँ से अच्छा मौका उसे नहीं मिलने वाला। और हुआ भी ऐसा ही। इसी शाम मधु ने बिना किसी अंजाम की परवाह किए रक्षित को एक ट्रक से कुचल दिया। वो जानती थी कि यह काम बहुत रिस्क था, क्योंकि इस बार उसने ये सब बिना किसी पुख्ता तैयारी के किया था। हो सकता था कि आगे चलकर वो पकड़ी जाए, पर इस बात का उसे रत्ती पर भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो बदले की आग पनप रही थी उसके आगे सब कुछ खाक बराबर था। पर इस दफ़ा उसे फिर नाकामयाबी हाथ लगी। लाख कोशिशों के बावजूद वो रक्षित को मारने में नाकामयाब रही। वो मर तो नहीं पाया, पर जीने के काबिल भी नहीं बचा था, क्योंकि शरीर और दिमाग पर बहुत गहरे जख्म दस्तक दे चुके थे, जिसकी वजह से वो लंबे समय के लिए कोमा में चला गया। उसका इलाज बिहार से चल रहा था। पूरा ठाकुर खानदान हिल चुका था। रक्षित की इस हालत को देखकर वहीं वीर, वो तो मानो टूट सा चुका था। पहले मेघना और अब रक्षित। उसने अपने दोनों प्यारों को खुद से दूर जाते हुए देख लिया था, जिसका इतना गहरा असर पड़ा था उस पर, मानो वो एक पत्थर की मूर्ति बनकर रह गया। एक मशीन की तरह हो गई थी उसकी जिंदगी, जिसमें ना प्यार था, ना कोई भावनाएं, ना नफरत, ना मोहब्बत। बेरंग हो चुकी थी उसकी जिंदगी। उसने अपने दिनों और रातों को पुलिस की तैयारी में झोंक दिया था। एक वर्दी पहनना ही तो उसका सपना था, जो उसे आगे बढ़ने की उम्मीद दे रहा था, वरना कोई मकसद नहीं बचा था उसकी जिंदगी का। एक रात वो रक्षित के वार्ड में आया। चेहरा वहीं पर था, पर तब भी काफी कुछ बदल चुका था अब। ना पहले जैसी मुस्कुराहट थी और ना ही किसी चीज की चाह। बेहद फीका और बेजार हो चुका था उसका खिलता हुआ चेहरा।
वो अपने छोटे भाई को मशीन से घिरा हुआ देख धीमे कदमों से उसके करीब आया और उसके चेहरे पर हाथ फिराते हुए बोला, जा रहा हूँ मैं राशु, पता नहीं फिर कब लौटूंगा, पर यह वादा है मेरा कि तेरा यह हश्र करने वाले को नरक से भी ढूंढ कर लाऊंगा। ये शब्द कहते वक्त उसका चेहरा कठोर हो चुका था। जिस दिन वह शख्स मेरे हाथ लगा, तेरी कसम जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे, कहकर उसने अपने हाथ की मुट्ठियां कस ली, जिससे उसकी नसें तक साफ दिखाई देने लगी। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में मधु दुनिया जहान की नफरत लिए रक्षित की तस्वीर को घूर रही थी। तू चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छिप ले, पर जिस दिन मुझे मौका मिला वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कमरे की चार दीवारी तुझे मेरी नफरत से कभी नहीं बचा पाएगी। इन सब में भले ही मुझे अपनी बलि क्यों न चढ़ानी पड़े, पर जिंदा तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। उसके कहे एक एक शब्द ठाकुरों की बर्बादी की दास्तान बयान कर रहे थे। बिहार सुबह हो चुकी थी और वीर अपने सारे सामान के साथ जीप के पास खड़ा यहाँ से जाने को तैयार था। अंदर दुष्यंत ठाकुर बिना किसी भाव के निढाल से बैठे थे। तभी उनके पास दाइमा आई और भर्राई सी आवाज में बोली, लल्ला जा रहा है, मिलेंगे नहीं उससे। उनकी आवाज़ सुन आखिरकार दुष्यंत होश में आए और कुछ देर की खामोशी के बाद बोले, अपने एक बेटे को खुद से दूर जाता हुआ रोजाना देख रहे हैं हम, अब दूसरे को जाते देखने की हिम्मत नहीं हम में। कहते वक्त आंसू का एक कतरा उनकी आंखों से फिसल गया। अगर उसके पास गए तो उसे यहाँ से जाते हुए देख नहीं पाएंगे और रुकेगा वो हरगिज नहीं। दुष्यंत खामोश हो गए। दाई माँ भी उसकी भावनाओं को समझ रही थी। हे देवी मैया, ना जाने किसकी नज़र लगी है हमारे बच्चों को, जो ये दिन दिखा रही है आप। बस अब हमारे लल्ला की ज़िंदगी में दुख दर्द ना आए। रक्षा करना लल्ला की मैया, रक्षा करना। दाइमा मन में वीर की सलामती की दुआएं करते हुए बोली। इधर वीर ने एक आखिरी नज़र हवेली पर डाली और निकल गया इन रास्तों से दूर, एक नए सफ़र के लिए। क्योंकि अब वो सिर्फ वीर सिंह ठाकुर नहीं बल्कि इंस्पेक्टर वीर ठाकुर बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ मधु लैपटॉप के आगे बैठी थी। उसकी आंखों के सामने इस वक्त ठाकुरों की पूरी बायोग्राफी खुली थी। दुष्यंत ठाकुर से लेकर उनकी मर्द पत्नी और दो बेटे, जिनमें से एक की बर्बादी वो खुद लिखने वाली थी और वहीं दूसरे से वो अब भी अनजान थी। और आखिरकार उसने वीर सिंह ठाकुर पर नज़र डाली। कुछ पल के लिए उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। ये वही वीर था जिससे उसकी बहन बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। ये वही वीर था जिसके भाई ने उनका सब कुछ छीन डाला। खैर, उसने एक बार फिर खुद को मजबूत किया और वीर से रिलेटेड आज की न्यूज़ खोली। चूंकि जाने माने विधायक का बेटा था, इसलिए उसकी पुलिस में आने की चर्चा कई जगह होना आम बात थी। उसकी नज़र लैपटॉप के स्क्रीन पर लिखे बड़े बड़े शब्दों पर पड़ी। पटना में अपनी धाक जमा के रहने वाले विधायक दुष्यंत सिंह ठाकुर उर्फ दद्दा जी के बड़े बेटे ने रियासत में मिली सत्ता छोड़ चुना पुलिस की नौकरी का रास्ता और बने पुलिस अफसर। देखना दिलचस्प होगा कि कितनी ईमानदारी से वो अपना फर्ज निभाते हैं। इन शब्दों को पढ़कर मधु के चेहरे की रंगत सी बदल गई। उसने अब लैपटॉप पर वीर की तस्वीर खोली और उसे बेहद गहराई से देखते हुए अचानक से उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान पसर गई। ना जाने क्या चल रहा था उसके दिमाग में। तुम्हारा यह नया सफ़र वाकई दिलचस्प होने वाला है, इंतज़ार करना। बहुत जल्द मुलाकात होगी तुमसे, इंस्पेक्टर वीर ठाकुर। वर्तमान समय। इस पल कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। वीर का चेहरा खिड़की के उस पार अभी भी अंधेरे को देख रहा था। तो वहीं मधु बेडोल सी बेड के किनारे जमी बैठी थी। आज रात उसने अपने भीतर छिपे हर एक राज को वीर के सामने खुली किताब की तरह खोल कर रख दिया था। इस पल ना अब वो कुछ कहने की हालत में बची थी और ना ही वीर कुछ सुनने के काबिल। दोनों ही बेइंतहा दर्द से गुजर रहे थे। मन अशांत हो चुके थे दोनों के, पर जुबान पर एक लफ्ज नहीं। मधु जब सारी सच्चाई बताकर खामोश हुई, उस एक लम्हे में वीर निढाल सा घुटनों के बल जमीन पर जा गिरा। मधु भागते हुए उसके करीब गई और खुद भी उसके सामने जाकर घुटनों के बल बैठी। और जैसे ही उसने वीर का चेहरा देखा तो मानो दिल धक से रह गया उसका। आंखों के साथ पूरा चेहरा लाल था उसका, और इसी के साथ चीख चीख कर बयां करता हुआ दर्द जो उसके अंदर उठ रही तड़प को बयान कर रहा था। मधु ने कांपते हाथों से उसका चेहरा थामा। ठाकुर साहब, इधर देखिए।
प्लीज़ एक बार मेरी आंखों में देखिए। वीर बेजान सा ज़मीन को घूरे जा रहा था। मधु के दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे वीर को इस रूप में देखकर। वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी ऊपर से इतना सख्त दिखने वाले शख्स के आंसू इस कदर दर्द से सराबोर होंगे। मधु भर्राई सी आवाज़ में बोली, प्लीज़ देखिए ना मेरी तरफ, कुछ तो बोलिए। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही आपकी तकलीफ़। चीखिए, चिल्लाइए, मुझसे अपनी नाराज़गी जताइए, पर यूं घुटन में ना रहिए। वी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया। तो मधु ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं जानती हूँ मैं धोखे से आपकी ज़िंदगी में आई, पर मेरा प्यार धोखा नहीं था, कभी नहीं। मैं बस। मधु की बात काट कर वीर धीमे से बोला और आखिरकार उससे अलग होकर उसने मधु का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। तकलीफ दोनों तरफ थी, दर्द दोनों को था, क्योंकि दोनों ने अपनी जिंदगी के सबसे खास शख्स को खोया था। वीर बेहद गौर से मधु के चेहरे को निहार रहा था। आंखें, नाक, होंठ, बनावट सब कुछ वैसा ही तो था, सिवाय इस दिल के। इस चेहरे में उसे मेघना का अक्स दिखा था। जब उसने पहली बार मधु को देखा उस पल वीर को लगा मानो उसका सालों पुराना इंतजार खत्म हुआ हो। पर उसके होंठों किनारे बने उस छोटे से तिल ने सारी गलतफहमी दूर कर दी। पर दिल अब भी मानने को तैयार नहीं था, तो उसने मधु पर नजर रखनी शुरू कर दी। पर कुछ हासिल नहीं हुआ और तब उसे एहसास हुआ कि ये उसकी मेघना नहीं है। दिखती जरूर है उसकी तरह, पर यह वो नहीं है जिससे उसे कभी मोहब्बत हुई थी। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि एक बार फिर दिल इसी सूरत पर दगा कर जाएगा। लाखों कोशिशों के बावजूद भी वो खुद को नहीं रोक पाया और आखिरकार उसने अपने दिल के आगे घुटने टेक दिए और शामिल कर लिया मधु को अपनी ज़िंदगी में। एक दफ़ा फिर आशिकी हो चुकी थी उसे, और इस बार शायद ख़ास थी क्योंकि मधु उसकी अंधेरी ज़िंदगी में उजाला बनकर आई थी। उसने उसकी बेरंग हो चुकी जिंदगी को मोहब्बत के रंगों से भर डाला था। वो हंसने लगा था, मुस्कुराने लगा था, और तभी रक्षित के ठीक होने के साथ उसे एक और वजह मिली मुस्कुराने की। ऐसा लग रहा था मानो मेघना के जाने के बाद जो कुछ बर्बाद हुआ था वो मधु के आने पर आबाद हो रहा था। पर यह सब तो मात्र कुछ लम्हों का भ्रम था, क्योंकि असली बर्बादी की दास्तान तो अब लिखी जानी थी। वीर बेहद गौर से मधु को देखे जा रहा था। ये मेघना जरूर नहीं थी, पर जुड़ी तो उसी से थी। शायद तभी वो खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक सका। मेघना कहाँ है वो? लड़खड़ाते शब्दों के साथ वो बस इतना ही बोल सका, तुमने सब कुछ बताया, पर यह नहीं बताया कि उस सब के बाद मेघना का क्या हुआ। हालांकि वीर को कुछ अनर्थ का अंदेशा बेशक हो चुका था, पर अभी भी उसका दिल मानने को राजी नहीं था। बोलो मधु, मुझे सब बताओ। मर गई वो? अचानक से मधु ने कहा, जिसे सुन वीर का शरीर सुन पड़ गया। मधु के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वो बेजान लग रही थी। मर गई वो? हिम्मत बहुत थी उनमें, पर बाद में उन्हें खुद के ही शरीर से घिन आने लगी थी। पागल होती जा रही थी वो। ना जाने कितनी बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर हर बार मैंने उन्हें रोका, लेकिन एक दिन में नाकामयाब रही उन्हें बचाने में। मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा था सिवाय उनके एक खत के। मधु का दर्द वीर उसके हर शब्दों के साथ महसूस कर पा रहा था। मधु टूट चुकी थी। अगले ही पल वीर ने खींचकर उसे गले लगा लिया और उसे एक लम्हे में मधु के अंदर बढ़े दर्द का गुबार फूट पड़ा। वो बिखर कर रो पड़ी उसकी बाहों में। वीर ने कसकर उसे बाहों में जकड़ लिया और उसका सिर सहलाते हुए बोला, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें रोने से। बहुत कुछ सहा है ना तुमने। बेहद हिम्मती निकली तुम तो, इतना कुछ अकेले बर्दाश्त कर लिया। हालांकि बयान न कर पाने वाली तकलीफ से तो इस पल वीर भी गुजर रहा था, पर मधु के सामने अगर वो खुद कमज़ोर पड़ जाता तो शायद उसे ना संभाल पाता। इसलिए ना जाने कैसे अपने जज्बातों पर काबू पाकर उसने मधु को अपने गले लगा लिया। सवेरा हो चला था। कुछ समय बाद वीर की आंख खुली तो उसने देखा मधु किसी बच्चे की तरह वीर के पास में ही दुपक कर लेटी थी। उसे मधु पर बेशुमार प्यार आया, पर अचानक ही उसके दिमाग में कल रात का वाकया कौन गया और अब उसका मन नफरत से भर चुका था। नफरत उनके लिए जिन्होंने उसकी मोहब्बत का वो हश्र किया जिसकी वो बुरे से बुरे सपने में कल्पना भी नहीं कर सकता था।
कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से मधु को गोद में उठाया और बिस्तर पर जाकर लेटा दिया। कुछ पल तक उसने मधु को देखा और फिर धीमे से उसके माथे को चूमकर बाहर आ गया। ना जाने क्या करने वाला था वो। शाम के समय इस वक्त हवेली में कोई नहीं था। मधु भी गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी न जाने किस सोच में डूबी थी। तभी उसे प्यास लगी तो पानी पीने के लिए वो नीचे रसोई में आई। फ्रिज से पानी निकालकर वो जैसे ही मुड़ने को हुई, तभी पीछे से किसी ने उसका मुंह दाब दिया। मधु झटपटा उठी पर खुद को छुड़ा नहीं पाई। वो शख्स उसे घसीटते हुए रसोई से बाहर हवेली के किसी गुप्त कोने में ले गया और झटके से उसे जमीन पर फेंक दिया। मधु ने अब जाकर अपना सिर उठाकर देखा तो सामने चेहरे पर वेशीपन लिए रक्षित खड़ा था। उसे उस तरह देख मधु कांप उठी और घबराकर पीछे खिसकने लगी। तो रक्षित भी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, प्रणाम भाभी जी। रक्षित के बोलने का ढंग डरा देने वाला था। वो क्या है ना, जब से आप आई हैं तब से मुलाकात ही नहीं हो पाई, तो सोच रहे हैं क्यों ना आज अच्छे से मिल लिया जाए। वैसे मिलने जैसा कुछ बचा नहीं है हम में। क्यों, सही कहा ना। रक्षित की बातों का कुछ हद तक मतलब समझ पा रही थी वो। हम तो पहले ही मिल चुके हैं, सोशली भी और फिजिकली भी। रक्षित की इस बात पर मधु को एहसास हुआ कि वो उसे मेघना समझ रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम, और मुझे इस तरह से यहाँ क्यों लेकर आए हो? मधु घबराते हुए बोली और आखिरकार पीछे खिसकते खिसकते दीवार से जा लगी। अब बस रक्षित अपने कदम उसके करीब बढ़ा रहा था। लगता है उस हादसे का गहरा असर हुआ है आप पर, तभी तो यूं बहकी बहकी बातें कर रही है। रक्षित अब उसके एक कदम करीब आ गया और एड़ी के बल उसके ठीक सामने जा बैठा। कोई बात नहीं, मैं सब याद दिला दूंगा आपको, अगर कुछ याद नहीं आ रहा हो तो, कहकर रक्षित ने अचानक से अपना हाथ मधु की ओर बढ़ाया। तो मधु डर से खुद में ही सिमट गई। दूर हटो मुझसे। रक्षित ने हैवानियत के साथ अपना हाथ मधु की गर्दन में फंसा दिया और दांत पीसते हुए बोला, बस बहुत हो गया तेरा ड्रामा। बोल, क्या कर रही है यहाँ और मेरे भाई की जिंदगी में? बोल। वो लगातार उसकी गर्दन पर जोर लगाए चिल्ला रहा था। तो मधु खुद को छुड़ाने के लिए झटपटा रही थी। उस रात मुझसे तेरा मन नहीं बढ़ा था क्या, हैं? जो अब मेरे भैया के साथ प्यार और शादी का ढोंग कर रही है। तुझे सच में लगता है कि मेरे रहते हुए तुझ जैसी लड़की इस हवेली की बहू बनेगी, जिसे पहले ही 3 आदमी इस्तेमाल कर चुके हैं? कभी नहीं डार्लिंग, और फिक्र मत कर, इस बार तेरा लंबा टिकट कटेगा। पिछली बार जिंदा छोड़ दिया था तुझे, पर इस बार ना ना ना। रक्षित के इस बर्ताव पर मधु अंदर तक कांप उठी और अचानक से अपने शरीर की सारी हिम्मत जुटाकर उसने रक्षित को खुद से दूर ढकेल दिया। बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो जमीन पर गिर गया और इतने में ही मधु तुरंत वहां से उठ खड़ी हुई। रक्षित को लगा कि अब वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी, इसलिए वो तुरंत हरकत में आया। पर इधर मधु भागने की बजाय वहीं खड़ी रही और अचानक से उसने अपने ही गालों पर खींचकर थप्पड़ लगा दिया। उसकी इस हरकत पर रक्षित का शरीर जड़ रह गया। हैरत के साथ वो उसे देखता रह गया कि तभी मधु ने दूसरे गाल पर एक और तमाचा धर दिया। रक्षित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रही है, पर यह तो बस शुरुआत थी। अब मधु ने अपने कपड़े फाड़ने भी शुरू कर दिए और ये सब करते वक्त वो लगातार रक्षित की आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। एक पल को तो वो भी घबरा गया उसे देख, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और जैसे ही उसके पास बढ़ने को हुआ तो एक बार फिर अचंभे में रह गया। जहां मधु कुछ वक्त पहले तक उसे नफरत से देखते हुए खुद को ही चोट पहुंचा रही थी, वहीं अब उसने अचानक से रोना शुरू कर दिया था। इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो गई है। छोड़ दो मुझे प्लीज़। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम ये सब कर रहे हो मेरे साथ? प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। मधु अचानक से उसके सामने बिलख पड़ी। रक्षित कुछ भी रिएक्ट करता कि अचानक से उसके कान में एक आवाज़ पड़ी, क्या हो रहा है ये सब? उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो सामने वीर खड़ा था। उसे देख रक्षित की जान हलक में अटक गई। भाई, वो ये लड़की मुझे। रक्षित कुछ भी आगे सफाई देता कि तभी उसकी बात काटते हुए मधु बोल पड़ी, ठाकुर साहब बचा लीजिए मुझे, ये मुझे यहाँ लाकर मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। झूठ बोल रही है ये लड़की। ये सब मैंने नहीं बल्कि इसने खुद किया है।
रक्षित तुरंत बोला, अच्छा तो फिर ये गन यहाँ क्या कर रही है? मधु बोली और इसी के साथ उसने अपने ही पीछे से एक गन निकाली। मधु, ये क्या कर रही हो तुम? वीर अचानक से चिल्लाया, क्योंकि मधु रक्षित पर बंदूक ताने खड़ी थी। भाई, देखा ना आपने? शी इज ट्राइंग टू किल मी। शी इज ए साइको। भाई, अभी कुछ देर पहले ये अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, खुद को ही चोट पहुंचा रही थी, और तो और इसके पास गन भी है। ये मुझे मारना चाहती है। मधु के पास गन देखकर रक्षित को भी मौका मिल गया अपनी सफाई देने का। किसने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगी? मधु मुस्कुराते हुए बोली, और अचानक से उसने अपनी गन का निशाना वीर पर लगा दिया। मधु, क्या करना चाहती हो तुम? वीर ने अपना दिल थाम के सवाल किया। मधु की ये हरकतें शायद उसकी समझ के बाहर जा रही थी। आप कभी नहीं समझ पाएंगे ठाकुर साहब कि मैं चाहती क्या हूँ, कहकर मधु ने अपनी पकड़ बंदूक पर और मजबूत कर दी। उसकी इस हरकत पर वीर और रक्षित दोनों ही स्तब्ध रह गए। पर इससे पहले कि उन्हें कुछ भी सोचने समझने का मौका मिलता, कि तभी बैंग, गोली चलने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। और इससे भी ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात यह थी कि गोली वीर के शरीर को पार कर चुकी थी और उसकी सफ़ेद शर्ट का रंग लाल होने लगा था। मधु दफना चुकी थी गोली वीर के बदन पर। रक्षित की जान हलक में अटक चुकी थी ये सब देख। पर अभी तो शायद ये बस शुरुआत थी। अपने भाई को इस हालत में देख वो बौखला उठा और मधु पर चिल्लाने लगा, ये क्या किया तुमने? भाई भाई! पर ओ गॉड! घबराया हुआ सा रक्षित वीर को थामने के लिए भागा ही था कि तभी एक और गोली की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। और इस दफ़ा भी नज़ारा दिल दहला चुका था, क्योंकि इस बार गोली रक्षित को लगी थी। उसे तो समझने तक का वक्त नहीं मिल पाया कि अचानक से ये क्या हुआ। गोली उसके सीने को पार कर चुकी और बेसुधी की हालत में ही उसने सोचा कि शायद ये गोली मधु ने ही चलाई। पर असली मौत से सामना तो तब हुआ जब उसने नजरें उठाकर देखा कि उस पर गोली चलाने वाले हाथ मधु के नहीं बल्कि वीर के थे। अब इतनी क्षमता नहीं बची थी उसमें इस पूरे वाक्य को समझने की। वो बेहाल सा जमीन पर जा गिरा और कुछ समय की देरी के बाद वीर खुद को संभालते हुए उसके करीब आया। उसने रक्षित को देखते हुए अपना हाथ मधु की ओर बढ़ाया, तो मधु ने वो बंदूक जिससे उसने वीर पर गोली चलाई थी वो अब वीर के हाथ में रख दी। और इस दौरान उसके हाथ कांप रहे थे। रक्षित की आंखें अब भी बोझिल थी, समझना मुश्किल था ये सब। पर अब वीर धीरे से उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथ में पकड़ी मधु के द्वारा दी गई बंदूक को रुमाल से साफ करके रक्षित के हाथ में फंसा दी। अब वो बिना किसी भाव के रक्षित को घूरते हुए मधु से बोला, रक्षित ने तुम्हें फिजिकली चोट पहुंचाने की कोशिश की, और जब तुमने खुद का बचाव किया तो वो तुम्हें मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद उसने तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए और तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की। पर इससे पहले वो कामयाब हुआ था, तब तक मैं यहाँ आ गया, और जब मैंने रंगे हाथ इसे पकड़ लिया तो ये घबरा गया और घबराहट में इसने मुझ पर गोली चला दी, जिसके बाद बचाव में मुझे भी इसे शूट करना पड़ा। इतना कहकर उसने अब मधु को देखा। मेरे कहे एक एक शब्द तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि बयान देते वक्त एक शब्द भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। गॉट डेट? वधु ने कांपते हुए अपना सिर हिला दिया। इस बात का अंदाज़ा सिर्फ उसे ही था कि उसने कैसे वीर पर गोली चलाई थी। हालांकि गोली उसके कंधे पर लगी थी, पर फिर भी उसे खून से सना हुआ देख नहीं पा रही थी। लेकिन यह ज़रूरी था। क्यों? इस बात का अंदाज़ा सिर्फ वीर को था। एक महीने बाद किसी अंधेरे में डूबे एक कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुलता है, जिसमें से एक परछाई अंदर दाखिल होती है। उसने कमरे की लाइट जलाई तो उस उजाले के साथ कई सारी खुशनुमा यादें उस कमरे में तैर गई। तभी वो सामने दीवार पर लगी बड़ी सी तस्वीर को देखते हुए आगे बढ़ा, और उस तस्वीर पर बनी उस लड़की को छूते हुए एक आंसू का कतरा उसके गालों पर लौट गया। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ा, सामने मधु खड़ी थी। नमी उसकी आंखों में भी थी कि तभी उस शख्स ने यानी वीर ने तुरंत मधु को अपनी गोद में भर लिया। मधु ने भी कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया और नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए दीवार पर टंगी मेघना की तस्वीर को देखने लगी। इस वक्त वो दोनों कोलकाता में थे, वहीं जहाँ पर मधु और मेघना रहा करते थे। इस छोटे से घर में ना जाने कितनी खूबसूरत यादें उसके साथ जुड़ी थी।
और इस बड़े से शहर में वीर ने भी अनमोल यादों को संजोया था। दोनों की आंखों में सिर्फ एक अक्स था, मेघना। खैर, कुछ पल बाद वीर उससे अलग हुआ और उसके चेहरे को हाथ में भरते हुए प्यार से उसके माथे को चूम लिया। इस दौरान मधु की पलकें झुक गई। मैं जानता हूँ वो जहाँ भी होगी अब खुश होगी। उसकी बहादुर बहन ने जो उसके लिए किया है वो आसान बात नहीं। तुम टूटी नहीं मधु, बल्कि तुम हालातों से लड़ी, उनका डटकर सामना किया और देखो आज जीत चुकी हो तुमने मेघना को एक बार फिर जिंदा कर दिया। इन हवाओं में, हमारी यादों में, हर एक एहसास में। और मैं तुमसे ये कभी नहीं कहूँगा कि उन तीनों को मारकर तुमने गलत किया, क्योंकि आए दिन जूझता रहता हूँ मैं यहाँ के खोखले कानून से। मैं जानता हूँ कानून के सहारे तुम्हें ये जीत कभी नसीब ना होती। इसलिए मैंने उस रात रक्षित को मार डाला, क्योंकि अगर कानून का सहारा लेते तो वो सबूत मांगते, और सबूत के नाम पर हमारे पास सिर्फ तुम्हारी सच्चाई थी, जिस पर वो कभी भरोसा ना करते। और ये सच्चाई जानने के बाद मैं रक्षित को सुकून से जीते हुए कभी नहीं देख पाता। आप बहुत प्यार करते थे ना उससे? अचानक से वीर की आंखों में देखते हुए मधु ने ये सवाल किया। उसने गौर किया कि वीर की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। वो दूसरी ओर मुड़कर बोला, बहुत बहुत प्यार करता था उससे, और अब भी करता हूँ। पहली बार गोली चलाते वक्त हाथ कांपे थे मेरे, पर यह प्यार सिर्फ उस भाई के लिए था जिस पर मैं अपनी जान छिड़कता था। पर उसकी घिनौनी हरकत को देख मेरी नफरत उस बचपन के प्यार पर हावी हो गई जिसने उस पर गोली चलाई थी। वो उसका बड़ा भाई नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर वीर ठाकुर था, जिसके लिए मुजरिम सिर्फ मुजरिम है, चाहे वो छोटा भाई ही क्यों ना हो। 2 साल बीत चुके थे। मधु और वीर की जिंदगी के सबसे घिनौने पहलू का अंत हुआ। रक्षित की मौत पर सवाल तो कई उठे थे, पर वीर ने जो जाल बिछाया था उसके आगे हर सवाल दम तोड़ता गया। रक्षित की मौत पर दुष्यंत को बेहद धक्का लगा था, पर वीर के कहे अनुसार जब उन्हें पता चला, उसने मधु के साथ इतनी घटिया हरकत करने की कोशिश की, और यहाँ तक कि वीर को भी मारने की कोशिश की। ये सब जानकर उनका दिल भी घृणा से भर गया था। किशन की शादी प्राची से हो चुकी थी, वो भी प्राची की मर्जी से, और दोनों खुश भी थे अपनी जिंदगी में। एक तूफान सा आया था सबकी जिंदगी में, जो शायद अब थम चुका था। मुंबई। अरे आ रहा हूँ बाबा, अब सुपरमैन तो हूँ नहीं जो उड़ते हुए आ जाऊंगा। वीर अपनी पुलिस की वर्दी में तेजी से अपनी जीप भगाता हुआ फोन पर किसी को समझाने की मशक्कत में लगा हुआ था। माय बेबी, गुस्सा क्यों होती हो? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़कर आ रहा हूँ, और एक तुम हो। पर लेकिन मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। फोन कट चुका था। वीर ने दोबारा लगाया, पर रिसीव नहीं हुआ। उसने अब गुस्से में साइड सीट पर फोन पटक दिया। शिट, ये तो कुछ ज़्यादा ही भड़की हुई है। इंस्पेक्टर वीर ठाकुर, आज तो तेरा काम तमाम, कहकर उसने एक बार फिर गियर बढ़ा दिया और गाड़ी तेज भागते हुए आगे बढ़ गई। कुछ वक्त बाद वीर ने धीरे से अपने अपार्टमेंट का गेट खोला और सबसे पहले अपनी गर्दन अंदर घुसाई। फिलहाल हॉल में शांति थी। वो धीरे से अंदर आया और मुड़कर आराम से उसने गेट लगा दिया। कोई ज़रूरत नहीं है अंदर आने की, अभी के अभी बाहर निकल जाइए। ये आवाज़ सुन। एक पल को तो वो चौंक उठा, पर फिर धीरे से गहरी सांस लेकर मुड़ गया तो सामने से गुस्से में धधकता हुआ मधु का चेहरा था। लाल रंग का सलवार सूट, मांग में सिंदूर और बालों का जुड़ा कस रखा था। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, और उसका गोल मटोल चेहरा जो इस वक्त गुस्से में तमतमाया हुआ था। वीर इस वक्त सबसे बड़ी दुविधा में था कि अभी उससे डरे या तुरंत जाकर उसे बेतहाशा प्यार करे। मधु उसके सामने हाथ बांधे खड़ी थी और अब उसे घूरते हुए धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगी। मैंने 3 घंटे पहले आपको फ़ोन किया था ना, और घर से पुलिस स्टेशन तक दूरी कितनी है? मुश्किल से 30 मिनट, पर आप 2.5 घंटे बाद यहाँ आ रहे हैं। ये कहते हुए वो आगे बढ़ती जा रही थी और विजय पीछे खिसकता जा रहा था। चलो मान लिया कि तुरंत नहीं आ सकते, इसलिए 1 घंटा बख्श दिया मैंने, पर आपको तो मारपीट प्यारी है ना। शिंदे से फ़ोन करके मैंने पता किया था, कुछ खास काम नहीं कर रहे थे आप वहाँ, बस एक आदमी पर हाथ साफ करने में जुटे थे। मधु लगातार उसे सुनाए जा रही थी। यहाँ वीर दुबक कर गेट से जा लगा। बेबी लिसन टू मी फर्स्ट, मैं सच में तुरंत आना चाहता था, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाइए आप यहाँ से।
इस बार मधु की आवाज़ रुआंसी हो गई। वो मुड़कर कमरे में जाने को हुई तो वीर ने पीछे से ही उसकी कलाई थाम ली और उसे खींचकर गेट से चिपका दिया और खुद अब उसके सामने आ गया। दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने बेहद करीब था कि तभी वीर ने कहा, अब माफ भी कर दो मोहतरमा। वीर के मुंह से यह शब्द सुन मधु का सारा गुस्सा हवा हो गया। वीर जैसे ही उसके करीब बढ़ा, मधु ने कहा, आप भूल रहे हैं आप किस लिए आए हैं यहाँ। मधु ने जैसे ही ये कहा तब जाकर वीर को होश आया। उसने एक गहरी सांस ली और अब वो दूर होकर तुरंत रूम में गया और जाकर लैपटॉप उठा लाया। इस दौरान मधु ने अपनी सांसों को संतुलित किया और उठकर बैठ गई। वीर उसी के पास आकर बैठ गया और लैपटॉप खोलकर कुछ सर्च करने लगा। मधु इस समय काफ़ी नर्वस लग रही थी। उसने कस के वीर के हाथों पर अपने हाथ गड़ा दिए तो वीर ने उसका घबराया हुआ चेहरा देख प्यार से एक हाथ से उसके गाल को थामे कहा, मुझे भरोसा है तुम पर, जो होगा अच्छा ही होगा। पर मधु का डर शायद अब भी ख़त्म नहीं हुआ था। वो धीरे से बोली, अगर क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग फिर चलेंगे वेकेशन पर, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे। लोग अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं और हम फेलियर को करेंगे। इसके बाद फिर से कोशिश करेंगे, यही तो ज़िंदगी है। हारना जीतना सब चलता रहेगा और हम सेलिब्रेट करते रहेंगे। वीर का पॉजिटिव रवैया देख एक बार को मधु भी अपनी घबराहट भूल गई। तो वीर ने धीरे से उसके माथे को चूम लिया और आंखों ही आंखों में उसे शांत करने की कोशिश की। अब उसने एक बार फिर अपना ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर लगा दिया। दोनों बेसब्री से साइट खुलने का इंतजार कर रहे थे। वहीं मधु के तो हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। दिल की धड़कनें असीमित रफ्तार से धड़क रही थी। इधर जैसे ही साइट खुली तो मधु का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगी। वी ने एक नज़र उसे देखा और स्क्रीन पर खुली लिस्ट में मधु का नाम ढूंढने लगा। काफ़ी समय बीत गया और मधु अब भी आंखें बंद किए घबराई सी बैठी थी। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मधु ने यूं ही आंख बंद किए सवाल किया। बेबी ओपन योर आइज, वीर ने कहा तो मधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वीर को उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। वीर ने धीमे से सांस छोड़ी और गर्दन नीचे झुकाकर ना में सिर हिला दिया। इसका मतलब साफ था, मधु का पल भर में रोना छूट गया। वही जानती थी कि उसने कैसे दिन रात एक कर दिए थे, पर उसे रोता देख वीर ने अचानक से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और पकड़कर उसे हवा में जोर से घुमाते हुए खुशी के साथ चिल्लाया, मुबारक हो ठकुराइन, आखिरकार तुमने कर दिखाया। अब तुम सिर्फ मधु नहीं, आईपीएस मधु ठाकुर हो। मधु को तो मानो झटका सा लगा। उसे यकीन ही नहीं हुआ। एक पल को पर वीर को इतनी खुशी से झूमता हुआ देख उसे समझ आ गया था कि कुछ वक्त पहले वो मजाक कर रहा था। वीर उसे लगातार बाहों में उठाए घुमाए जा रहा था। कुछ पल बाद उसने मधु को छोड़ा और तुरंत अपनी बाहों में भर लिया। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मधु कांपती आवाज के साथ बोली। वीर ने उसे छोड़ा और दोनों हाथों से उसका चेहरा थामकर बोला, यकीन ना हो तो लिस्ट में जाकर अपना नाम देख लो। टॉप 20 में आई हो, 17वीं रैंक है तुम्हारी। यू डिड इट बेबी, यू डिड इट। वी ने एक बार फिर उसे सीने से लगा लिया और इस बार मधु ने भी कसकर उसकी पीठ को जकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, पर यह खुशी के आंसू थे। आखिरकार आज उसका सपना पूरा जो हुआ था और उसमें वीर ने उसकी हर कदम पर मदद की थी। उसकी पढ़ाई को लेकर वो खुद मधु से ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। पेपर के दौरान मजाल है जो उसने मधु को एक तिनका तक छूने दिया हो। छोटे से लेकर बड़ा हर घर का काम वो और शीला ही किया करते थे। शादी के कुछ महीनों बाद ही मधु जुटकर यूपीएससी की तैयारी में लग गई थी। उसके बाद उसने ना तो दिन देखे ना रात, और आज उसकी मेहनत रंग लाई। रिजल्ट देखने में उसे बेहद डर लग रहा था। इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि आज परिणाम घोषित होंगे तो उसने तुरंत वीर को फ़ोन खनखना दिया, पर उसने आने में देर कर दी। इसलिए वो नाराज़ हो गई थी उससे, पर ज़्यादा समय तक कहाँ रह सकती थी वो उससे नाराज़, क्योंकि उसके पति को हज़ार तरीके जो आते थे उसे पल भर में मनाने के। खैर मधु यह महसूस कर पा रही थी कि आज उसकी कामयाबी में उससे ज़्यादा खुश उसका पति था, और ये हर एक पत्नी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वरना अक्सर मेल ईगो के चलते कोई आदमी अपनी औरत को खुद से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। पर यह वीर था, मधु का वीर। मधु धीरे से उससे अलग हुई और वीर के चेहरे को अपने हाथों में भरकर रुंधी आवाज में बोली, अगर दी होती तो वो भी बिल्कुल आपकी ही तरह खुशी से चिल्ला रही होती। वीर समझ पा रहा था उसके मन की व्यथा।
पर उस खुशी के मौके में वो उन पुरानी यादों को ताज़ा कर ये पल खराब नहीं करना चाहता था। जानता हूँ, और अगर वो तुम्हें कहीं से भी देख रही होगी तो इस वक्त हम दोनों से ज़्यादा खुश होगी। पर तुम्हें रोते हुए देख आई एम श्योर उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्या तुम अपने इन कीमती आंसुओं का ज़ाया करना बंद करोगी? मधु ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई और कहा, थैंक यू। तभी वीर झुककर उसके कानों में बोला, सिर्फ थैंक यू से काम तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। आफ्टर ऑल तुम्हारी तैयारी के टाइम मैंने भी बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। वीर के शरारती लहजे से मधु समझ पा रही थी कि वो किन सेक्रीफाइस की बात कर रहा है। उसने शर्माकर और जरा मुस्कुराकर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया। पूरे कमरे में मधु की हंसी गूंज उठी और अब उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। दोस्तों, वीर और मधु की सस्पेंस के तड़के से भरपूर ये थ्रिलर लव स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप आगे भी ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।